बच्चों हम हमारे पुस्तिका के जो इकाई है 4 उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस इकाई के तहत हमने अध्याय 6 और अध्याय 7 का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 के तहत हमने ये जाना कि जो हाशियाकरण की समझ है, हाशियाकरण की समझ के अंतर्गत हमने पहले भाग के अंदर जो समुदाय थे जो हाशियाकरण से प्रभावित हो रहे थे उनमें आदिवासी वर्ग के बारे में अध्ययन किया था। यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी संस्कृति से, अपने रहन सहन से और अपने जो सभ्यता थी उससे धीरे धीरे दूर होते गए और समाज के द्वारा उनको धीरे धीरे हाशिए पर खिसका दिया गया। तो हमने इन सब के बारे में भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। आज हम इस अध्याय का भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हम अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में जानेंगे और अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत जो हाशिए पर सबसे ज़्यादा जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। तो हम मुस्लिम समुदाय के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जो धीरे धीरे मुस्लिम समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक जैसे हमने पहले भी बात की थी कि समुदाय के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और वह लोग अलग अलग समुदायों में अलग अलग जाति धर्म से संबंधित होते हैं। कुछ लोग तो भारत में क्या होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि हमारे समाज में बाकी लोगों की बजाय जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले क्या होते हैं, कम होते हैं। मान लो ये हमारे पूरे भारत की जनसंख्या है, पूरा भारत है। इस भारत के अंदर बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी जिनकी संख्या बाकी समुदायों की बजाय क्या होती है, कम होती है। तो ये जो इतना स्तर होगा ये बाकी तो बहुलवाद कहलाएगा, यानी कि बहुल जो लोग होंगे जो कि बहुसंख्यक होंगे और ये जो लोग होंगे इनको हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, बाकी समुदाय की बजाय इनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक समुदाय भी धीरे धीरे समाज में क्या होते हैं, हाशिए पर खिसका दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम ये जानेंगे कि इनका क्या कारण है कि इन लोगों का हाशियाकरण हो रहा है। ठीक है, संख्या कम होने के साथ ही सत्ता व संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। सांस्कृतिक का मतलब इनका जो पहनावा, इनकी वेशभूषा, साथ में इनका जो बोलचाल होता है, खान पान होता है, वो बाकी समुदाय के लोगों से भिन्न होता है। इसी तरीके से इनके जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो भी बाकी समुदायों से अलग होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे इनकी यही पहचान बन जाती है अल्पसंख्यक समुदायों की कि इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो इनकी पहचान होती है वो ही धीरे धीरे इनको बाकी समुदाय से क्या कर देती है, अलग कर देती है। भारत में मौलिक अधिकारों के जरिए संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई है। भारत का जो संविधान है वो भी इन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कि हाशियाकरण की तरफ जिनका रुख हो रहा है। अगर हम हमारे संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों की बात करें तो भारत में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को विभाजित किया है, लेकिन भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि धर्म के आधार पे हमारे देश में कुल 6 अल्पसंख्यक वर्ग है, समुदाय है, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो 5 समुदाय हैं जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ये जो 5 धर्म के लोग हैं इनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया था 23 अक्टूबर 1993 को कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करके इन 5 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। जबकि जो छठा वर्ग है जो कि जैन धर्म के तहत जो लोग आते हैं उनको 27 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ये जैन धर्म
भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। तो बच्चों वर्तमान में हमारे देश में कितने समुदाय हैं, कितने धर्म हैं जिनको अल्पसंख्यक माना जाता है? 6 धर्म हैं, जिनमें मुस्लिम लोग आते हैं, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। तो इस प्रकार से ये कुल 6 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता है। लेकिन आज हम इस अध्याय के तहत जो इनके अंतर्गत जो मुस्लिम समुदाय है, यानी कि जो मुसलमान लोग होते हैं, उनके हाशिएकरण की बात करते हैं। तो चलिए, संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी गई है। तो ऐसा क्यों है कि अल्पसंख्यकों के लिए ही विशेष सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं? क्योंकि बच्चों इनके लिए क्या होता है कि समाज के जो बहुलवादी लोग होते हैं उनके माध्यम से इनके साथ में भेदभाव की भावना ज़्यादा की जाती है, यानी कि समानता स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, जो बहुसंख्यक होते हैं उनकी संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे क्या मतलब हुआ? यानी कि जो ज़्यादा लोग होंगे उनकी संस्कृति का प्रभाव भी अधिक होगा। तो इससे क्या होगा? सरकार में भी वो लोग अधिक रूप से रहेंगे। तो इसलिए सरकार को भी बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति प्रभावित कर सकती है। और अभिव्यक्ति की जो बात होती है, सरकार जो भी चीज़ कहेगी वो बहुलवाद के अनुसार कहेगी। तो इस बात से बचने के लिए संविधान में ये स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को भी वो अवसर प्रदान किए जाएं जो कि बहुलवाद के जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनको प्रदान किए जाते हैं। छोटे आकार के समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है संविधान के माध्यम से, तो धीरे धीरे अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे? हाशिए पे खिसक जाएंगे, यानी समाज की मुख्य भूमिका से वो धीरे धीरे कट जाएंगे। ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। सांस्कृतिक वर्चस्व यानी कि जो बहुलवाद की जो संस्कृति होते हैं उनके वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए भी अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव और नुकसान की आशंका के बचाव के लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सांस्कृतिक विविधता की और सुरक्षा तथा समानता और न्याय स्थापना के लिए भी संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया है। संस्कृति की विविधता हमने देखा था कि जो हमने इससे पहले वाला भाग पढ़ा था उसमें हमने आदिवासी समूह के बारे में चर्चा की थी। तो हमने ये देखा था कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी संस्कृति एकदम भिन्न होती है। उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन का जो ढंग होता है वो बिल्कुल दूसरे समाज की बजाय एकदम भिन्न होता है। तो बच्चों क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो उनकी मूल जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही? कटती जा रही है, यानी विनाश की ओर जा रही है। उसका कारण यही था कि धीरे धीरे उन लोगों को अपने जंगलों से, अपनी जमीन से क्या वंचित किया जा रहा था, तो उनकी संस्कृति भी नष्ट होती जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही अल्पसंख्यक वर्गों के साथ में भी है। उनकी जो संख्या होती है वो समाज में कम होती है, इसलिए जो बाकी लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी संस्कृतियों का हनन करते जाते हैं और वो लोग भी अपने आप को समायोजित करने के लिए समाज में, यानी बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए धीरे धीरे क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को छोड़ते जाते हैं और वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बहुलवाद के अनुरूप बनने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के तहत उनकी जो सांस्कृतिक विविधता होती है वो भी छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए, इसकी विविधता को कायम रखने के लिए भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान किया गया है। यहाँ पर बच्चों हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हमने जो अल्पसंख्यक वर्ग में 6 धर्मों की बात की थी, उनमें हम मुसलमान जो लोग हैं उनके हाशिएकरण की बात कर रहे हैं। तो हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी शिक्षा की, यानी कि साक्षरता की स्थिति क्या है, साथ ही उनकी आबादी की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुसलमानों की जो आबादी है बच्चों, वो कुल आबादी का मात्र 14.2% है। यानी कि जो पूरी कुल आबादी है उसका मात्र 14.2%, यानी कि इतना कम भाग ही मुसलमान लोगों का है।
दूसरी बात, अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो बच्चों इन लोगों में शिक्षा की भी बहुत कमी है। शिक्षा के अंतर्गत देखिए आप, साक्षरता में 57% लोग ही मुस्लिम लोग पढ़े हुए हैं यानी साक्षर हैं। और इनमें बच्चों साक्षरता के अंतर्गत ये पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों की जो सामान्य साक्षरता का प्रतिशत है, अगर महिला साक्षरता की बात करें तो बच्चों मुस्लिम समाज में महिला साक्षरता का दर तो बहुत कम है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो समाज होता है मुसलमानों का, यह बाकी समाज से क्या होता है, एकदम पिछड़ा हुआ माना जाता है। और पिछड़ने का कारण इसका यही होता है क्योंकि इनका धीरे धीरे बाकी समुदाय द्वारा हाशियाकरण किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि कुछ स्रोत हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, और उन आंकड़ों से आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि वर्तमान में मुसलमानों का जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक विकास है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दी जा रही है। इस सारणी के अंतर्गत क्या है बच्चों, इसमें जो साक्षरता आगे हम देखेंगे, इसमें हमें क्या दिखाई दे रही है, मूलभूत सुविधाओं की एक सारणी है। और मूलभूत सुविधाएं यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं या बाकी धर्म के लोग होते हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं का स्तर क्या है यानी क्या प्रतिशत है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो सारणी है ये इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार ये आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो इससे हम देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर आपको धार्मिक समुदाय दिख रहे हैं जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और सिख हैं। ये 4 धर्म के लोग हैं। अब इनको मूलभूत सुविधाएं क्या क्या प्रदान की जा रही हैं, कितना प्रतिशत है। जैसे पक्के मकान की बात करते हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत पक्के मकान जो हैं वो 65.4% लोग पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि मुस्लिम लोग 63.8% भाग में रहते हैं, यानी कि हिंदुओं से कम लोगों के पक्के मकान हैं। ईसाई धर्म के अंदर 69.3% है, जबकि सिख धर्म में सबसे अधिक पक्के मकान है, यानी कि 51.3% जो लोग हैं वो पक्के मकानों में रहते हैं। अगर हम देखें इन चारों धर्मों के अंतर्गत सबसे कम अगर मूलभूत सुविधा है पक्के मकानों की, तो वो कौन से धर्म की है, मुस्लिम धर्म की। दूसरी बात करते हैं बिजली की, यानी कि जो बिजली का कनेक्शन है वो कितने मुस्लिम और कितने बाकी धर्मों में कितने प्रतिशत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर 75.2% लोगों के पास में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि मुस्लिम धर्म में 63.5% ही है, और बाकी ईसाई धर्म और सिख धर्म के अंदर 86.2 और 96% है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी स्तर किसका कम है, मुस्लिम समुदाय का, यानी कि बिजली की पहुंच भी मुस्लिम समुदायों में सबसे कम है। अब बात करते हैं नल के पानी की। नल के पानी के तहत देखते हैं बच्चों, हिंदू जो धर्म है वहां पर 43.7% लोगों के पास नल का पानी पहुंच रहा है। ये शहरों की बात है, शहरों के अंदर नल के माध्यम से जो पानी जा रहा है उस मूलभूत सुविधा की बात है, जबकि मुस्लिम समुदाय में 35.8% लोगों के पास ही जो पानी की सुविधा उपलब्ध है। बाकी ईसाई धर्म में 48% और जैन धर्म में। इसके आधार पर बच्चों हम देखते हैं कि ये जो चारों धर्म हैं इनमें सबसे कम जो मूलभूत सुविधा प्राप्त हो रही है वो कौन से समुदाय को हो रही है, मुस्लिम समुदाय को। दूसरी हम जो सारणी देखते हैं वो है साक्षरता दर पर, यानी कि जो शिक्षा का स्तर है उस शिक्षा के स्तर के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, और ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से धर्म में कितने प्रतिशत लोगों को साक्षरता प्राप्त है, यानी कि वो साक्षर हैं। इस सारणी के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इस सारणी में सबसे कम कौन से धर्म की साक्षरता है, यानी कि सबसे कम शिक्षा का स्तर कौन से धर्म के समुदाय लोगों में है। तो कौन से धर्म के हैं बच्चों, बताओ देख के। इसमें कुल हमारी 74% है, हिंदू में 63%, मुस्लिम में 57%, ईसाई के अंदर 74%, सिख धर्म के अंदर 67% और बौद्ध धर्म में 71% पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, और जैन धर्म में 86%। तो इसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि सबसे कम कौन से धर्म की साक्षरता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर मुस्लिम धर्म सबसे कम
साक्षर धर्म के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो लोग हैं ये सबसे कम साक्षर हैं, यानी कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर सबसे कम है। तीसरी हम जो सारणी देखते हैं बच्चों, वो सारणी है पूरे देश के अंदर जो नौकरियों का स्तर है, यानी कि नौकरी प्राप्त करने का जो प्रतिशत है वो कितना है और उनमें मुसलमान लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी प्राप्त है। तो इससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुसलमानों का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है जो कितना कम है समाज में। तो ये आपको सारणी दिखाई दी जा रही है। इस सारणी के तहत ये जो सारणी है, ये सच्चर जो रिपोर्ट है जो भारत सरकार की 2006 के अंतर्गत ये सच्चर कमेटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस आंकड़े के तहत बच्चों ये 2006 की बात है, इसलिए यहाँ पर जो आबादी भी 13.3% लिख रखी है, जबकि 2011 के अनुसार मुस्लिमों की जो आबादी है वो लगभग 14% है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम आईएएस कहते हैं, तो आईएएस में भारत के अंदर मात्र 3% ही मुस्लिम लोग आईएएस के पद पे हैं। जो उच्च हमारी सबसे उच्च स्तरीय जो नौकरी मानी जाती है, जो पद माना जाता है आईएएस का, उसमें सिर्फ 3% ही मुस्लिम लोगों को ये पद प्राप्त है। दूसरी बात करते हैं भारतीय पुलिस सेवा की, आईपीएस। ये पुलिस सेवा भी भारत की, ये जो तीनों सेवाएं हैं ये उच्च श्रेणी की सेवाएं हैं, सबसे उच्च मानी जाती हैं। इसमें मात्र 4% ही मुस्लिम लोग पद पर मुस्लिम लोगों को पद प्राप्त हैं भारतीय पुलिस सेवा में। अगर हम बात करते हैं भारतीय विदेश सेवा की, आईएफएस इसको बोला जाता है, इसमें तो और भी कम स्तर है, यानी कि 1.8% ही मुस्लिम लोग यहाँ पर इसमें पुलिस के अंदर नौकरी, भारतीय विदेश सेवा में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों की। जो पीएसयू जो नौकरियों का है, उसके अंदर मुसलमानों का जो प्रतिशत वो है 3.3%, राज्य स्तरीय के अंदर 10.8% है। और अगर हम बैंकों की बात करते हैं, बैंक या फिर रिजर्व बैंक में मात्र 2.2% मुस्लिम लोग ही नौकरी कर रहे हैं। तो इस सारणी से बच्चों आप ये देख सकते हो कि जो मुस्लिम लोगों के मात्र 1 से 3% लोग ही ऐसे हैं जो शिक्षा का स्तर अच्छा प्राप्त करके किसी उच्च पदों पर आसीन हैं। 3% जो होता है वो बाकी लोगों से बहुत कम होता है। ये माना जाता है कि मुसलमानों लोगों में जो 96% जो लोग हैं वो इतने उच्च पदों पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं शिक्षा स्तर तक पहुंचने की, उच्च शिक्षा स्तर प्राप्त करने की, वो मिल ही नहीं पाती हैं। तो इन तीनों सारणियों के आधार पर बच्चों आपने जाना होगा कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज के अंदर वर्तमान में जो उनका सामाजिक और जो उनका आर्थिक स्तर है और जो शैक्षिक स्तर है वो कितना निम्न है। अब हम ये देखते हैं कि जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, इन निम्नता को देखते हुए बच्चों क्या हुआ था कि 2005 के अंदर जो भारतीय सरकार थी, भारतीय प्रधानमंत्री की जो एक समिति, उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया, जिसे सच्चर कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी का कार्य क्या था बच्चों की मुसलमानों का जो पूरे देश के अंदर जो स्तर था, जिसमें सामाजिक स्तर, उनका शैक्षिक स्तर और साथ में उनका आर्थिक स्तर, वो पता ही नहीं था कि किस तरीके से था। तो भारतीय जो सरकार थी उसने 2005 में जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 7 सदस्यों की बच्चों ये कमेटी थी, जिसमें एक अध्यक्ष थे और एक सचिव थे। तो इस कमेटी का जो कार्य था, इनको क्या सौंपा गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों में यह पता लगाया जाए कि जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी अधिक है, साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं कितनी प्राप्त हो रही हैं, यानी कि बिजली, जो भोजन या फिर और कपड़े, मकान, पक्के मकान, ये सब कितने प्रतिशत उनको प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, सच्चर कमेटी ने यह भी अनुशंसा की थी कि जो
मुस्लिम लोग हैं उनका जो शैक्षिक स्तर है वो कितना है, साथ ही उनका मृत्यु दर, जो बच्चों का जन्म दर होती है, जो मृत्यु दर होती है, साथ ही स्वास्थ्य की जो पूरी रिपोर्ट थी, वो सब इस कमेटी के द्वारा हमने पूरे भारत के अंदर सर्वे करके प्राप्त की थी। यानी कि सच्चर कमेटी ने जो पूरे मुसलमान समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर का पता लगाया था। और इस कमेटी के आधार पर बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पहली वाली उसमें हमने देखा था कि सच्चर कमेटी ने जो साक्षरता की रिपोर्ट दी थी, उसके तहत भारत के अंदर मुसलमानों की साक्षरता दर मात्र 57% है और उनकी आबादी कितनी है, 14.2%। तो इस तरीके से बच्चों क्या है कि मुसलमानों का शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये राजेंद्र सच्चर हैं, जिन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, जिनको ये क्या कर रहे हैं, सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समिति ने क्या किया था, भारत में मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती बताया था। यानी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जिस प्रकार समाज के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ में जो व्यवहार होता है, यानी कि जो पिछड़ापन माना जाता है, उतनी ही स्थिति किसकी बदतर है, मुस्लिम समुदाय की। इस कमेटी के अनुशंसा में ये बात कही गई। उदाहरण के लिए सच्चर कमेटी ने एक बात कही थी कि जो 7 से 16 वर्ष तक की उम्र के जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो बच्चे, अधिकांश बच्चे प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते। सच्चर कमेटी के बच्चों, अगर आपको कहीं नेट के ऊपर अगर पूरी कमेटी की रिपोर्ट मिलती है तो आप उसको पढ़िए, तो उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से मुस्लिम लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर निम्न था। इस कमेटी के आधार पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियों का निर्माण किया और मुस्लिम समुदाय को हाशिएकरण से बचाने के प्रयास किए हैं, जिनके बारे में बच्चों हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सच्चर समिति ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। मुसलमानों के जो विद्यालय होते हैं बच्चों, उनको मदरसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरसे। तो ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों में कि मुस्लिम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ मदरसों में ही भेजते हैं, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। कैसे? इस सच्चर कमेटी के जो आंकड़े थे उसके आधार पे पता लगा कि जो 4% मुसलमान हैं वो ही अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। मात्र 4% मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मुस्लिम लोगों के। बाकी 66% जो बच्चे हैं वो तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये कहना भी गलत साबित हो गया कि ये लोग सिर्फ शिक्षा के लिए मदरसों में ही भेजते हैं, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को सरकारी और निजी विद्यालयों के अंतर्गत भी भेजते हैं। मुसलमानों में आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण के पहलू। अब हम ये देखते हैं कि पूरा हमने उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर तो देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि हाशियाकरण की तरफ क्यों जा रहे हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय को धीरे धीरे समाज से बिल्कुल काटा क्यों जा रहा है, उनको समाज की मुख्य भूमिका से क्यों हटाया जा रहा है, उसके कौन कौन से पहलू हैं। तो बच्चों, पहला पहलू तो ये है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो मुस्लिम समाज की वेशभूषा है वो कुछ अलग है बाकी समुदाय से। अलग में क्या है? मुस्लिम समुदाय के लोग दाढ़ी रखते हैं, साथ में फेजी जो टोपी होती है वो लगाते हैं, और महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं? बुर्का पहनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो इनके रीति रिवाज हैं और ये जो पहनने का इनका जो वेशभूषा है, ये बाकी समुदाय से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। तो इस छवि के कारण जो समाज के बाकी लोग हैं धीरे धीरे इनसे क्या करने लग जाते हैं? इनसे भेदभाव करने लग जाते हैं। इसी छवि को देख के आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अन्य धर्म से संबंध रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी कहीं हम बाजारों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जब कोई दाढ़ी वाले, टोपी वाले मिलते हैं या फिर कोई बुर्के वाले मिलते
मिलते हैं तो बाकी लोग उनसे अलग व्यवहार करते हैं। जैसे बस के अंदर ही देख लो, अगर बस में जा रहे हैं तो बाकी लोग थोड़ा उनसे खिसक के बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? मात्र उनके पहनावे को देख के, कि वो जो उन्होंने बुर्का पहन रखा है तो वो महिलाएं थोड़ा अलग मानते हैं उनको, फिर या फिर टोपी है, दाढ़ी वाले हैं तो उनको अलग तरीके से मान के उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इन्हीं निशानियों को, ये जो निशानी बन गई हैं इनकी कि मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, बुर्का पहनते हैं, और ये जो निशानी है ये इनके भेदभाव का कारण बन जाती है। यही सोच गलत व्यवहार और भेदभाव का बहाना बन जाती है। जैसे अंसारी परिवार की समस्या। बच्चों, अंसारी परिवार की समस्या आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी। कक्षा 7 में जब आपने सामाजिक का अध्याय पढ़ा था तो उसमें जो अंसारी थे, जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, उनको क्या था कि कहीं पर भी किराए पे मकान नहीं मिल रहा था। क्यों किराए पे मकान नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो मुस्लिम थे, इसलिए उनके साथ में ये बच्चों, ये समाज के बाकी लोगों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। तो इस समस्या से आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम लोगों के साथ में सिर्फ उनके पहनावे और उनकी जो वेशभूषा है उसके कारण ही क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। इन पूर्वाग्रहों से घृणा व हिंसा का जन्म होता है। पूर्वाग्रह पाल लेते हैं बच्चों बाकी समाज वाले। पूर्वाग्रह से क्या मतलब होता है? यानी कि पढ़े लिखे लोग भी पहले से सुनी सुनाई बातों को अपने जेहन में उतार लेते हैं। उनके दिमाग में वही बातें भरी होती हैं जो कि चली आ रही हैं, प्रचलित हैं, उनको कहते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का जो व्यक्ति होता है उसको सब कुछ पता होता है कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों को मानते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जो बुर्का पहने हुए लोग हैं या जो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं या टोपी वाले हैं वो मुस्लिम लोग हैं, और ये मुस्लिम लोग हमारे लिए क्या हैं? यानी कि समाज के लिए हानिकारक हैं, यानी कि समाज को इनसे बहुत खतरा है। ये एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, और इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के साथ में इस समाज के लोगों के साथ यानी मुसलमानों के साथ लगातार घृणा का व्यवहार किया जाता है और उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण वे जिन इलाकों में पहले रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। घेटोआइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ये जो लोग होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए मुस्लिम लोग किसी एक ही कॉलोनी में बस जाते हैं या किसी एक ही शहर में बस जाते हैं। एक ही शहर और एक ही कॉलोनी में क्यों बस जाते हैं? क्योंकि बच्चों इनको ऐसे लगता है कि अगर हम सब लोग समुदाय के एक साथ रहेंगे तो हमारी सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से रह पाएगी। कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं देश के अंदर, तो सांप्रदायिक दंगों में जब इनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जाता है बाकी समुदाय के द्वारा और इनको बहुत नुकसान होता है, तो इनमें ये भय की भावना भर जाती है कि अगर हम बाकी जगह पे रहेंगे या फिर हमारा मकान एक जगह पे बनाएंगे तो वहाँ के जो बाकी लोग हैं समुदाय के वो हमें लगातार क्या करेंगे? परेशान करेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? एक ही जगह पे रहते हैं, एक शहर में या किसी एक कॉलोनी में या किसी शहर के अंदर भी एक ही जगह पर इनका पूरे लोगों का बसावट होती है। तो फिर क्या होता है कि जब इनको ऐसा लगता है कि कोई दंगा हो रहा है या बाकी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों घेटोआइजेशन। क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर इस शब्द की हम आमतौर पर बात करें तो यह आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप मुस्लिम समुदाय के हैं या बाकी समुदाय के हैं तो आपने देखा होगा कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग किसी एक ही विशेष जगह पे इकट्ठा होकर रहते हैं। तो इसी एक समुदाय में या किसी एक बस्ती में रहने को ही घेटोआइजेशन कहते हैं। और यह किसके ऊपर होती है? इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक और आर्थिक कारण होते हैं, तीनों ही होते हैं। आर्थिक कारण तो ये होता है कि वो लोग वहीं पर अपने व्यवसाय खोल लेते हैं, आसपास में वहीं पर उनके व्यवसाय की दुकानें होती हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। सामाजिक ये होता है कि वो लोग जब आपस में एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्ते, जो उनका पहनावा, उनकी जो संस्कृति है वो एक दूसरे से बनी रहती है और साथ में उनमें क्या होती है, सुरक्षात्मक भावना भी बनी रहती है। भय या दुश्मनी भी इस समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि इनको ये लगातार बना रहता है भय कि जो बाकी समुदाय है दंगों के माध्यम से या किसी और माध्यम से इन्हें लगातार क्या किया जाएगा, इन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि वे अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, इसके कारण ये शेष समाज से कटते चले जाते हैं। और ऐसा होता है बच्चों कि पूरे शहर के अंदर ये जो एक ही समुदाय के अंदर एक ही जगह पर रहते हैं तो उसी जगह के अंदर पूरी संसाधनों का इनको क्या होता है, पूरे संसाधन नहीं मिल पाते हैं और धीरे धीरे इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसी एक जगह पे रहने के कारण जो सकरी गलियां होती हैं, सकरे सकरे मकान होते हैं और फिर ये पूरी तरीके से शुद्धता को भी नहीं बचा पाते हैं, वहाँ पर गंदगी बढ़ जाती है और धीरे धीरे इन लोगों का क्या होने लग जाता है, विकास अवरुद्ध होने लग जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, घेटोआइजेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हाशियाकरण से निपटने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि ये जो मुस्लिम लोगों के साथ में लगातार भेदभाव हो रहा है और उन्हें समाज से काटा जा रहा है, उनको हाशिए पे खिसकाया जा रहा है, तो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक लोगों को भी समुदाय के अंदर मुख्य भूमिका में लाया जा सकता है और बाकी लोगों के समान ही उनको अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो वो उपाय कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहला तो बच्चों कि हाशियाकरण जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल परिघटना है। जटिल कैसे है, क्योंकि धीरे धीरे कोई समुदाय हाशिए पे जाता है। समाज में एक साथ कोई अचानक से हाशिए पे नहीं जाता, यानी कि काफ़ी समय लगता है, उसे धीरे धीरे समाज से काटा जाता है। तो इस पूरी परिघटना में क्या होता है कि इस बचने के लिए सरकार के द्वारा या आम लोगों के द्वारा रणनीतियां बनाने की ज़रूरत होती है, साथ ही कुछ साधन और सुविधाओं की, सुरक्षाओं की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं के माध्यम से ही इन लोगों को भय मुक्त किया जाएगा और ये जब भय मुक्त होंगे तभी ये समाज के बाकी लोगों से मिल पाएंगे और अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर पाएंगे। दूसरी बात बच्चों ये होती है कि संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों की हमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ में कानून व नीतियों की जो बात की गई है, जिसकी हम रक्षा की बात करते हैं, समानता स्थापित करने की बात करते हैं बच्चों, उसमें आम जनता की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आम जनता के द्वारा भी इन अधिकारों की और इन नीतियों की पूरी क्या करनी चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए, तभी इन लोगों के साथ में बराबरी का हिस्सा, बराबरी का कार्य हो पाएगा, समानता स्थापित हो पाएगी, तभी हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे। ये भी होता है कि इन लोगों की विविधताओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग लोग भी अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं और उनको भी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। इसलिए बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी विविधताओं को अपनाएं और उनका सम्मान करें। तीसरी बात यह है कि बच्चों अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो शिक्षा की कमी समाज में होती है तो वहाँ पर जो परंपराएं हैं और जो पूर्वाग्रह हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, वो ज़्यादा रहती हैं और ऐसे पूर्वाग्रह की किसी समाज या किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भेदभाव की स्थिति पैदा कर दें, तो ऐसे पूर्वाग्रहों से कौन बचा सकता है, सिर्फ शिक्षा ही बचा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर समानता का सम्मान किया जा सके, बाकी लोग भी समानता को अपना सकें और वास्तविक रूप से समानता को व्यवहार में ला सकें। कहने मात्र से समानता नहीं आती है बच्चों, हम बार बार में यही कहते हैं कि कानून के शासन में सभी लोगों को समान रखा जाता है, हमारा संविधान भी समानता का अधिकार देता है, लेकिन समानता व्यवहारिक रूप में तभी आ पाएगी जब व्यक्ति पूर्वाग्रहों से बाहर निकलेगा, जब व्यक्ति पहले परिपाटियों से जो रूढ़िवादियाँ चली
चली आ रही हैं, जो कही कहाई बातें चली आ रही हैं, उनसे जब बाहर निकल के जब भाईचारे की भावना उसके मस्तिष्क में और मन में आएगी, तभी वह बाकी लोगों से समानता स्थापित कर पाएगा। तो बच्चों, इस पूरे पाठ के तहत हमने ये जाना कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग और जो आदिवासी वर्ग हैं, वो किस प्रकार से समाज में हास्यकरण के ऊपर जा रहे हैं। हास्यकरण के बारे में भी हमने समझा कि हास्यकरण से किस तरीके से जो समुदाय होते हैं वो समाज की मुख्य भूमिका से कट जाते हैं और उनको वो अवसर प्रदान नहीं होते हैं जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए एक बार हम इसका दोहरान कर लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में हमने जो 2 भाग पढ़े हैं, उन दोनों भागों के अंतर्गत हमने किन किन बातों पर विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है, यानी कि हाशियाई समुदाय क्या होते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी, समुदायों के हाशिए पर रहने के अलग अलग कारण कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो अलग अलग कारण हैं, संस्कृति भी उनका कारण है, साथ ही उनका अल्पसंख्यक होना कारण होता है, साथ ही सामाजिक स्तर कम होना उनका कारण होता है। तो ये हास्यकरण के हमने कारण पढ़े। साथ ही हमने पढ़ा जो हास्यकरण का संबंध है वो किससे होता है, अभाव से होता है, पूर्वाग्रह से होता है और शक्तिहीनता से होता है। यानी कि या तो उन लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है, जैसे हमने आदिवासी वर्ग पढ़ा तो वहाँ पर क्या था, उन आदिवासी लोगों के पास में संसाधनों की कमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको क्या किया था कि उनके जो जंगल थे उनसे उनको खदेड़ दिया गया। तो उन लोगों की जो जीवन था, जो उनको जीवन शैली थी, वो जंगलों पर निर्भर थी और जब उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया तो उनके पास में पूरी शिक्षा की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, यानी कि वो अभावग्रस्त थे। इसलिए उनके साथ में हास्यकरण की जो व्यवहार था वो किया गया। दूसरी बात, पूर्वाग्रह, यानी कि मस्तिष्क के अंदर पहले से ही बनी बनाई बातें हैं और उन्हीं बातों के चक्कर में लोग दूसरों से भेदभाव करते हैं। और शक्तिहीनता, शक्तिहीनता भी आर्थिक रूप से शक्तिहीन होना या फिर शैक्षिक रूप से शक्तिहीन होना या फिर राजनीतिक रूप से शक्तिहीन होना, ये कारण भी ऐसे हैं जो हास्यकरण को बढ़ावा देते हैं। तीसरी बात हमने ये देखी, हास्यकरण के जो शिकार समुदाय हैं, जिसमें हमने आदिवासी समुदायों के बारे में बात की और साथ ही हमने अल्पसंख्यक वर्ग में मुसलमान वर्ग की बात की। तो मैं समझती हूँ बच्चों, इस पूरे अध्याय में आप अच्छे से जान गए होंगे कि हास्यकरण क्या होता है, यानी हास्यकरण की समझ आप में स्थापित हो गई होगी और हास्यकरण जो हो रहा है उसके कारण क्या हैं। अब अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि जो हास्यकरण है उससे निपटा कैसे जा सकता है, यानी उसके बचाव के कौन कौन से उपाय होते हैं जो सरकार के द्वारा या आम जनता के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से सभी लोगों को बराबर का दर्जा प्राप्त हो सके और समुदायों को या फिर बाकी जो लोग हैं धर्म के आधार पर या फिर संस्कृति और सामाजिक स्तरों के आधार पर वो किस तरीके से समाज की मुख्य भूमिका में आ सकते हैं। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार कौन कौन से कानून बनाती है, कौन कौन से अधिकार प्रदान करती है, इन सब के बारे में हम इससे अगले वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।